हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। माय नेम इज़ वत्सला सिंह। आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर 2 जो कि है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। 1950 से लेकर 1990 तक हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में अगर हम बात करें तो पहले जो इंडियन इकोनॉमी थी उसका नेचर क्या था, वो स्टैग्नेंट थी। ठीक है, स्टैग्नेंट मतलब कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी, उसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। और अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ इंडिया बहुत पीछे था उस टाइम, वो बहुत डेवलपमेंट की रफ्तार बहुत धीमे चल रही थी, या तो आप कह सकते हैं ना के बराबर था। कोई ऐसे स्टेप्स नहीं लिए जा रहे थे गवर्नमेंट के द्वारा जिससे हमारी इकोनॉमी क्या हो सके, डेवलप हो सके। तो इंडिपेंडेंस के पहले स्टैग्नेंट नेचर की थी हमारी इकोनॉमी और अंडर डेवलप हुआ करती थी। अभी क्या है, अभी डेवलपिंग इकोनॉमी है इंडिया। इन ऑर्डर टू रिमूव द प्रॉब्लम्स टू ग्रो द इकोनॉमी, द गवर्नमेंट अडॉप्टेड द टेक्निक ऑफ प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग। फिर इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, यानी कि इंडिया को डेवलप बनाने के लिए, कि इंडिया की ग्रोथ करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग अडॉप्ट किया। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट विद द प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरमैन फॉर्म द नेशनल प्लानिंग कमीशन। ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमीशन का क्या हुआ, नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाया गया जिसका चेयरमैन कौन थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, जो कि अभी अगर हम प्लानिंग कमीशन की बात करें तो अभी प्लानिंग कमीशन को हम नीति आयोग कहते हैं। इसका नाम चेंज कर दिया गया, रीनेम करके नीति आयोग कर दिया गया है। ऑन मार्च 1950 में इसको क्या किया गया था, बनाया गया था प्लानिंग कमीशन को। एंड अडॉप्टेड 5-year प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और 5-year प्लान्स क्या थे, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए 5-year प्लान्स बनाए गए। पहले हमें प्लानिंग कमीशन हम लोगों ने 1950 में बनाया जिसके चेयरमैन कौन थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के, जवाहरलाल नेहरू। और फिर उन्होंने प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, 5-year प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। अगर हमारी कंट्री में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जिसको फेस करने के लिए, या फिर जिसका मतलब क्या करने के लिए, सामना करने के लिए हम लोगों को प्लानिंग कमीशन की ज़रूरत पड़ी, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो हर कंट्री को क्या होता है, फेस करना पड़ता है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, बेसिक रीजंस हैं। तो पहला है अनलिमिटेड वांट, मतलब कि जो लोग हैं, हम हो गए, आप हो गए, हमारी जो वांट्स है वो कभी ख़त्म नहीं होती। हमारी जो डिज़ायर्स हैं वो नेवर एंडिंग डिज़ायर्स होती हैं। ठीक है, हमको कितनी भी चीज़ें मिले, हमें और की लालच जो रहती है, वो जो आवश्यकता रहती है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। बट हमारे पास यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो बहुत लिमिटेड हैं। हमारे पास अपनी सारी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए इतने रिसोर्सेज नहीं है। हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं लेकिन हमारी वांट्स क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और हमारे इसका क्या करना है, अल्टरनेटिव यूज़ करना है। हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसको सिर्फ एक जगह ही यूज़ नहीं करना है, हमें कई जगह उसका यूज़ करना है ताकि हमारे जो डिफरेंट नीड्स हैं उसको हम क्या कर सकें, फुलफ़िल कर सकें, हम अपनी रिक्वायरमेंट को क्या कर सकें, मीट कर सकें। तो अनलिमिटेड वांट्स, जैसे कि अगर आपको भूख लगती है तो आप अपने मनपसंद चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि हम ये भी खा लें, ये भी खा लें, ये भी, आप बहुत चीज़ों के बारे में सोचते हैं। आपकी वांट्स क्या रहती है, आपकी डिज़ायर रहती है कि मुझे जो जो चीज़ें पसंद हैं वो मुझे मिल जाए, मैं अभी खा लूँ। बट अगर हम बात करें रिसोर्सेज की, तो आपको अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है, आपके घर में जो चीज़ें होंगी आपको वही खानी होंगी। तो उसमें से जो चीज़ें जो आपके घर में अवेलेबल हैं उसमें जो आपको अच्छा लगता है वो आप क्या करोगे, वो आप खाओगे। तो और जैसे कि अल्टरनेटिव यूज़ की बात करें तो हम जैसे कि नमक का यूज़ कई जगह करते हैं। ठीक है, हम चीनी का यूज़ बहुत जगह करते हैं मिठाई बनाने में और भी चाय बनाने में, मतलब डिफरेंट एक रिसोर्सेज के कई यूजेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका अल्टरनेटिव यूज़ करके जो हमारी वांट्स हैं, जो मतलब कि ऐसी वांट्स जो कि हमें फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है, उन वांट्स को हम फुलफ़िल कर सकें। हम हर वांट्स को तो नहीं फुलफ़िल कर सकते, बट जो कि हमारी एक्चुअल में असली जो आवश्यकता है उसको हम क्या कर सकें, पूरा कर सकें
इस तरीके से हमें अपने रिसोर्सेज को क्या करना होता है, यूज़ करना होता है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में यही होती है कि हमारे वांट्स तो बहुत ज़्यादा हैं बट हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, और हमें उन रिसोर्सेज का सिर्फ एक जगह नहीं यूज़ करना है, हमें कई जगह यूज़ करके अपने डिफरेंट वांट्स को क्या करना है, वो फुलफ़िल करना है। अब हम बात करेंगे द अबव 3 रीजन्स क्रिएट डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन एन इकोनॉमी विच आर एज फॉलो। अब ये 3 रीजन्स हैं जो कि डिफरेंट क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, सपोज़ आपको, जैसा कि मैंने अभी पिछला एग्जांपल दिया था, आपको भूख लगी हुई है बट आपके घर में अभी कुछ मतलब बना हुआ नहीं है, ठीक है, खाने के लिए कुछ नहीं बना है, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो आपके मन में आएगा कि क्या बनाया जाए, उन सब चीज़ों से क्या बनाया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाया जाए। अगर आपको नहीं आता है तो कैसे बनाया जाए, ठीक है। और होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए। यहाँ तो आपको क्लियर है कि आपको भूख लगी, आपको खुद के लिए बनाना है, पर क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ये चीज़ें होती हैं। तो हमारे पास अगर इकोनॉमी की बात करें हम, तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनसे हमें क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है। उन लिमिटेड रिसोर्सेज से हमको क्या चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, किसकी रिक्वायरमेंट लोगों को बहुत ज़्यादा है और किसकी रिक्वायरमेंट कम है, ये चीज़ें इवेल्युएट करना, जो हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, उसको पहले हमें पूरा करना होता है, ठीक है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। अगर आपको पता चल गया है कि अब क्या चीज़ें लोगों को चाहिए, लोगों की क्या ज़रूरत है आपकी इकोनॉमी में, आपकी कंट्री में लोगों की, तो उसको किस तरीके से उन लोगों को अवेलेबल कराना है, किस तरीके से उसे प्रोड्यूस करना है, और आपका जो टारगेट मार्केट है वो कौन होने वाला है, ठीक है, जो आपका डेमोग्राफिक सेगमेंट है, आपको उसको लेके भी चलना है कि आप किस को टारगेट कर रहे हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। जैसे कि एक कंपनी की बात करें तो वो प्रोडक्ट बनाने से पहले ये चीज़ें एनालाइज करता है कि वो प्रोडक्ट बना किसके लिए रहा है, वो जो रिसोर्सेज हैं अपने रिसोर्सेज वो किसके लिए यूज़ करना चाह रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर आप एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इंटर करते हो, आपको गारमेंट्स बनाने हैं, तो पहले आपको सोचना पड़ेगा, आपने सोच लिया व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाना है, हमें कपड़े बनाने हैं, फिर हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से बनेगा ये भी आपने सोच लिया, बट होम टू प्रोड्यूस, आप किसके लिए बनाना चाह रहे हो, छोटे बच्चों के लिए बनाना चाह रहे हो कि एल्डर्स के लिए, या फिर टीनेजर्स के लिए, या फिर छोटे मतलब गर्ल्स बॉयज़, किसके लिए बनाना चाह रहे हो, या एल्डर्स बहुत ज़्यादा जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए बनाना चाह रहे हो आप। फिर अगर आपने ये भी डिसाइड कर लिया, फिर उसके बाद उसमें भी कई वेराइटीज़ होती हैं कि आप इंडियन बनाना चाहोगे कि वेस्टर्न ड्रेसेस, तो आपके पास बहुत से ज़्यादा क्या होते हैं, अल्टरनेटिव्स होते हैं। जैसे एज वाइज भी प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, कि ये इस एज के लिए कोई प्रोडक्ट्स होता होगा, आप उस पर देखते होंगे, उसमें लिखा रहता होगा कि चिल्ड्रंस के लिए नहीं है या इस एज ग्रुप के लिए है। तो आपके पास यहाँ होता है बहुत से आपके पास यहाँ पे कैटेगरी होती है जिसमें आपको चूज़ करना होता है कि आप किसके लिए क्या करोगे, प्रोड्यूस करोगे, प्रोडक्शन का काम करोगे। तो ये 3 प्रॉब्लम्स थी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब हम बात करेंगे हमारी जो इकोनॉमिक सिस्टम है, तो इकोनॉमिक सिस्टम कितने टाइप्स की होती हैं, मेनली 3 टाइप्स की होती हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, 3 तरीके की इकोनॉमी होती है। अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, यहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं वो किसके द्वारा ऑपरेटेड किए जाते हैं, ओन किए जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स यानी जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी जो इकोनॉमी है उसकी जो रिसोर्सेज हैं, मीन्स हैं प्रोडक्शन के, वो किसके द्वारा ओन किए जाते हैं, ओन एंड कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर्स। यहाँ प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में सारा कंट्रोल होता है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो इसमें क्या होता है, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट के हाथ में सारे कंट्रोल होते हैं, वो चीज़ों को ऑपरेट करती है, कंट्रोल करती है और प्रोडक्शन का जो रिसोर्सेज है उसका यूज़ करती है, ठीक है। तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर
यहाँ प्राइवेट सेक्टर है और यहाँ पे गवर्नमेंट। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, बोथ, यानी कि प्राइवेट एंड पब्लिक, या फिर आप कह सकते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट बोथ सेक्टर्स जो होती हैं मिलके आपस में काम करती हैं। द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स आर अलॉटेड देयर रिस्पेक्टिव रोल्स फॉर सॉल्विंग द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। जो इकोनॉमी की मतलब प्रॉब्लम्स हैं उसको क्या होता है, दोनों को अपना अपना रोल क्या किया कर दिया जाता है, अलॉट कर दिया जाता है कि आपको इस चीज़ पे वर्क करना है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे और आपको इस चीज़ पे वर्क करना है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का अपना रोल होता है, प्राइवेट सेक्टर का अपना रोल होता है, और दोनों अपने अपने जो जिम्मेदारी होती है उसको निभाते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ कैपिटलिस्ट में प्राइवेट सेक्टर्स काम करेंगे, सोशलिस्ट में गवर्नमेंट काम करती है, और मिक्स्ड में दोनों मिलके काम करते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है, हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया है, जिसमें कि कैपिटलिस्ट और क्या कहते हैं सोशलिस्ट दोनों को मिक्स करके, यानी कि प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट दोनों मिलके क्या करती हैं, काम करती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें तो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन इंडिया का जो है 1950 में बना था, जो जिसके चेयरमैन कौन थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन अकॉर्डेंस टू द नेशनल प्रायोरिटीज़, ठीक है। जो नेशन की प्रायोरिटीज़ है, यानी कि जो ज़्यादा ऐसी आवश्यकताएं जिसको हम प्राथमिकता देते हैं, ठीक है, तो उसको पूरी करने के लिए जो हमारी यहाँ पे है प्लानिंग कमीशन है, वो क्या करती है, काम करती है, इकोनॉमिक प्लानिंग बनाती है, जो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज को किस तरीके से उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके रिसोर्सेज का, और कंट्री की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, उसको फुलफ़िल किया जा सके, इसलिए क्या करती हैं, काम करती हैं। और ये रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्लानिंग बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं, एक रोड मैप तैयार करते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट के लिए कंट्री की जो हम रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए प्लान बनाते हैं उसको हम इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1948 एंड द डायरेक्टिव principles of the India Constitution assigned a leading role in the public sector. Private sector was encouraged to be part of the plan efforts. अगर हम इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें तो 1948 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया था उसमें क्या हुआ था, उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असाइन लीडिंग रोल टू द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। पब्लिक सेक्टर जो है हमारा उसको हमने क्या किया था, लीडिंग रोल दिया था, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें हम, सिर्फ अगर इंडिया में प्राइवेट सेक्टर्स ही काम करेंगे तो वो क्या, उनके पास बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा और वो चीज़ों को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर क्या कर रहे थे, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे थे। टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप प्लानिंग कमीशन, और जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग है उसको हम इफ़ेक्टिव तरीके से इंडिया में क्या कर सके, लागू कर सके, उसको चला सके, इसलिए जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी उसने प्लानिंग कमीशन बनाया था। कब, इन 1950 विद प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन, और वहाँ के हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को क्या बना दिया था, एज अ चेयरमैन बनाया था। लेकिन हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक पॉलिसी को तो नहीं बनाते हैं, जो हमें इकोनॉमिक प्लानिंग होता है, इकोनॉमी किस तरीके से हमारी डेवलप करेगी, ग्रो करेगी, इसके लिए एक इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे एक और चेयरमैन थे जिनका नाम था प्रोफेसर महलनोबिस। ये क्या थे, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। ये आपको याद रखना है, आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन कौन थे, प्रोफेसर महलनोबिस। द पर्पस ऑफ द कमीशन वॉज टू केयरफुली एसेस द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। इसका पर्पस क्या था कि जो हमारी कंट्री की ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज हैं हम उसे एसेस कर सकें। टू प्रिपेयर किस लिए, टू प्रिपेयर इफेक्टिव
यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ताकि हम उन रिसोर्सेज का इफ़ेक्टिव यूज़ कर सकें। ठीक है, इसका पर्पस था कि हमारे जो ह्यूमन एंड फिजिकल नीड्स हैं उसको हम एसेस कर सकें, फिर उसको एनालाइज करके उसका इफ़ेक्टिव यूज़ ढूंढ सकें कि उसके कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, उसके अल्टरनेटिव्स यूजेस के बारे में हम जान सकें। द प्लानिंग कमीशन फिक्स द प्लान एट 5 ईयर विच बिगेंस द एरा ऑफ 5 ईयर प्लान। और जो प्लानिंग कमीशन था उसने क्या किया, 5 ईयर प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद से 5 ईयर प्लान्स स्टार्ट हो गए। ये हैं आपके 5 ईयर प्लान्स और ये उसके ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था, 1951 से लेकर 1956 तक चला, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसका टारगेट था कि जो हमारी एग्रीकल्चर है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सके। फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान था 1956 से 61 तक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसका टारगेट था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फिर थर्ड 5 ईयर प्लान था 1961 से 1966 तक। इसका ऑब्जेक्टिव था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड्स, सेल्फ सफिशिएंसी इन इकोनॉमी। ये आपके जो डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स हैं इसके बारे में आपको पूछा तो नहीं जाएगा, बट आपको ये मटेरियल प्रोवाइड कर दिया गया है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा और इसका यूज़ आपको बाद में हो सकता है आए, लेकिन अभी इसमें आपको इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप ये सारे नोट्स को देख लीजिएगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।